हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका रणधीर। वेलकम टू वेब बेंचेस। और आज ESIC का, जैसे कि मैंने बोला था, आज से 30 डेज रिवीजन बूट कैंप हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है फॉर ESIC। अगर आप लाइव नहीं आ सके, नो प्रॉब्लम, आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं। दिस सेशन इज़ अबाउट, आज मैं इस सेशन में कुछ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और मैं ये भी बताऊंगी कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू द 30 डेज रिवीजन बूट कैंप। एक पूरा प्लान है। दिस इज द प्लान जो हमारा 30 डेज रिवीजन बूट कैंप का प्लान है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था, हमने शुरू करना है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। एंड ये जो है हमारा 6th, दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, PYQ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड या PYQ से हम स्टार्ट करेंगे। PYQC में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कब डिस्कस होंगे, वो अब नेक्स्ट आपको स्लाइड में पता चलेगा, राइट। देन अनदर वन इज रैपिड रिवीजन। PYQ जो है, इट विल बी लाइव सेशन, यू कैन इंटरैक्ट विद मी एंड हम यहाँ पे डिस्कशन करके टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड रैपिड रिवीजन विल बी एन ऑफलाइन सेशन। आपको आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड यू कैन रिवाइज योर क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। उसके बाद है लाइव सेशन अगेन। इसमें भी लाइव सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या मतलब है इसका, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जैसे OBG के क्वेश्चन सिर्फ OBG के होंगे उस दिन। देन किसी दिन सिर्फ MSN के क्वेश्चन होंगे, किसी दिन सिर्फ MHN के क्वेश्चन होंगे या पीट्स के क्वेश्चन होंगे, राइट। लाइव सेशन में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कशन होगा। देन आंसरिंग क्वेरीज। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, आंसरिंग क्वेरीज। किसी भी सेशन, आई डोंट थिंक ऑनलाइन कोई आपकी आंसर करता है क्वेरीज। जो 3 दिन में आप पढ़ोगे, जो सेशंस लगाओगे, अटेंड करोगे, उनसे रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट है, आप जो क्वेरीज वाला सेक्शन है या जिस दिन हम क्वेरीज डिस्कस करेंगे उस दिन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मीन्स जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो हो सकता है आए इस बार, क्योंकि हर बार की तरह इसको जो पहले सिनेरियो था उसमें जो कंडक्ट करता था ESIC एग्ज़ाम, वो TCS कंडक्ट करता था। ठीक है, TCS पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। इस बार पहली बार एग्ज़ाम जो है वो UPSC वाले कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एज सच हमारे पास UPSC के प्रीवियस ईयर कोई नहीं है, फर्स्ट टाइम UPSC जो है वो इसको कंडक्ट करेगा। एज सच हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं, बट स्टिल अभी तक जितने UPSC के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे आगे के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। ओके, ठीक है। TCS जब कंडक्ट करता था एग्ज़ाम, उनका पैटर्न टोटली डिफरेंट था, बट येस जो सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके सेम रहेंगे। UPSC जो करता है, यूजुअली इनके 100 क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स इन्होंने पहले कंडक्ट किए हैं उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, right? Each question carries 3 marks and 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये अभी तक है जो क्राइटेरिया हमें पता है
आपकी 100 क्वेश्चंस होंगे, नर्सिंग के ही क्वेश्चंस होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी एंड 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। फाइन। एंड इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है, इस बार देंगे कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते कोई क्वेश्चन तो एक अनअटेम्प्टेड का भी ऑप्शन होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ऑनलाइन नहीं होते हैं एग्ज़ाम, ये जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आपकी शीट्स आपको दी जाएंगी एंड आपको उन शीट्स को फिल करना है, राइट। सो ये बेसिकली ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें ऑनलाइन सीबीटी जैसे एम्स का होता है वैसा नहीं होगा। एंड मोर ओवर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड नहीं आते हैं। तो इसी तरह से हमारे ये सेशंस चलेंगे। PYQ फिर से सेकंड वाला आ जाएगा, रैपिड रिवीजन, लाइव सेशन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। सो ये सेशंस ऐसे ही रेगुलर चलते रहेंगे और अगर आप ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन आना है एंड ये सेशंस टाइमली अटेंड करने हैं, राइट। ओके, देन आगे अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक TTM सेशन मैंने लिखा है, TTM वर्कशॉप विच इज टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे नेगेटिव मार्किंग जो है उसको आप कम कर सकते हो, और भी बहुत सारी टिप्स जिससे आपका पेपर जो है वो टाइमली हो जाए और आपके रैंक जो है वो अच्छे आए। एंड रिगार्डिंग फाइनल रिव्यू, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल रिव्यू, फाइनल रिव्यू में आपको किसी फॉर्म में पेपर दिया जाएगा, वो हम उसी टाइम आपको बताएंगे एंड आप जो है उस पेपर से उस पेपर को सॉल्व करके हमें सेंड कर सकते हैं। आपके साथ नंबर शेयर किया जाएगा किस पे आपने सेंड करने हैं, किस मीडियम के थ्रू करने हैं एंड देन आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो यूनिक फीचर जो आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलेगा। फाइनल रिव्यू का एक बिल्कुल सेम पैटर्न का एग्ज़ाम बनाया जाएगा, सेम क्वेश्चन, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, 300 मार्क्स का रहेगा एंड आपको उसमें आपके जितना भी स्कोरिंग होगी वो बताई जाएगी, ठीक है। ओके, देन अब कितने क्वेश्चंस आपको ओवरऑल इनमें मिलेंगे, जो हमारे ये सारे सेशंस हैं 30 डे रिवीजन सेशंस हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेटली 130 प्लस मिलेंगे, राइट। रैपिड रिवीजन सेशन में 60 प्लस क्वेश्चंस, लाइव सेशंस में 70 प्लस क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सिनेरियो बेस्ड भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज मे बी क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो एक दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाए। सो हम वो पैटर्न्स भी डिस्कस करेंगे। इट विल बी 130 प्लस एंड क्वेरीज जो है आपकी 70 प्लस क्वेरीज हम आंसर करेंगे जब भी क्वेरी का सेशन होगा या उसके बाद भी, राइट। सो आपको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं इन 30 डेज, 460 प्लस क्वेश्चंस। एंड अगर आप रेगुलर इसको लगाते हो एंड हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप एक्टिव हैं तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो MCQs की ज़्यादा हो। सो MCQ की प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs की प्रैक्टिस मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए, राइट। ओके, देन अब हम PQD डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, okay, the first question is स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड। ये जो दो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं ये
क्या ऑप्शंस जो है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये पूछा गया था, स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड जो है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? सो क्या ये डिस्क्राइब करते हैं? मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, या वेज टू मॉनिटर फीटल हार्ट। सो ये ओबीजी का क्वेश्चन है एंड ओबीजी में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि हाउ विच पर्टिकुलर मेथड, आप जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ते हो उसमें कौन से पर्टिकुलर मेथड जो हैं आप लगाते हो, राइट? सो आप कमेंट में भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, राइट, चलिए, सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. So the correct answer is it is method of detachment of placenta. It is method of detachment of placenta. So option A is correct. ये दोनों method placenta को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं, right? Okay. Then we have our next one, which is the next question. ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये भी ओबीजी का क्वेश्चन है. ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूट्राइन कंट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. सो दो क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं. फर्स्ट इज नो यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड सेकेंड इज नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. सो इस टाइप के अबॉर्शन को हम क्या कहते हैं? सो यस, इस टाइप के अबॉर्शन को हम कहते हैं threatened abortion. So the correct option is option B. So इसको और समझने के लिए यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल है जिसमें मैंने सारे जितने भी टाइप्स ऑफ अबॉर्शन हैं उनको एक समराइज किया है टेबल में. सो सी, हमारा क्राइटेरिया क्या था कि सर्वाइकल लॉस डायलेटेड नहीं है, मतलब वो क्लोज्ड है, एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर एब्सेंट, राइट? सो इससे हमें पता चलता है कि इट इज थ्रेटन्ड अबॉर्शन. क्या होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन? जो एक बार अबॉर्शन हो चुका है उसमें क्या होता है कि जो कंसेप्टस हैं, जो अंदर प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो अभी बाहर नहीं आए होते हैं, राइट? सो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आता है, और जो ऑस है वो क्लोज होती है एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होती है. अगर क्वेश्चन आता है कि ऑस ओपन है एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन भी ओपन है, ब्लीडिंग है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल डायलिटेशन एंड कंट्रैक्शन के साथ, बट पूरी तरह कंप्लीटली एक्सपेल नहीं हुए, कुछ कुछ हुए हैं, कंप्लीटली एक्सपेल नहीं हुए हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, then it is inevitable abortion. Then comes incomplete abortion. So what is incomplete abortion? सर्वाइकल लॉस ओपन है, यूट्राइन कंट्रैक्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन पार्शियल एक्सपल्शन हो गई है प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की. सो ये माइन्यूट डिफरेंसेस हैं. देन कंप्लीट में क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है, कंट्रैक्शंस प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स हैं, जो अंदर फीटस हैं, वो विद और विदाउट सर्वाइकल डायलिटेशन एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन रह सकता है, लेकिन एक्सपेल हो सकता है, निकल गया है, सारा का सारा प्रोडक्ट निकल गया है. सो बाद में हो सकता है कि सर्वाइकल ऑस क्लोज हो जाए प्रोडक्ट्स निकलने के बाद एंड यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी ना हो, और पहले जब ओपन होती है तो सारे प्रोडक्ट्स बाहर आ जाता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज कंप्लीट अबॉर्शन. देन मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड में सर्वाइकल ऑस क्लोज होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शन एब्सेंट होती है, एंड जो फीटस की डेथ है वो अंदर ही हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होगी. अगर ब्लीडिंग हो रही है तो थ्रेटेंड अबॉर्शन है, अगर फीटल डेथ अंदर ही हो जाती है देन इट इज मिस्ड टाइप ऑफ अबॉर्शन. ठीक है, ओके.
एक तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल नहीं करते हैं, वो अंदर ही होते हैं. सो इट इज मिस्ड, मीन्स द अबॉर्शन, यू हैव मिस्ड द डायग्नोसिस ऑफ द अबॉर्शन. Then comes septic abortion, open cervical loss, uterine contractions present. Septic है मतलब infection का करके है, इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो है उनका इन्फेक्शन हो जाता है. एंड जो बाकी है सर्वाइकल लॉस ओपन है एंड यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी प्रेजेंट है. राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए किस किस केसेस में सर्वाइकल लॉस या यूट्राइन कंट्रैक्शंस कैसी होती हैं एंड उसके प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कैसे हैं. सो इसी बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन आंसर एनी टाइप ऑफ अबॉर्शंस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the below is an example of unintentional tort? So ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है. दो तरह के, ये हम नर्सिंग एथिक्स में पढ़ते हैं, दो तरह के होते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट्स, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल. अनइंटेंशनल. सो जो इंटेंशनल थॉट्स उन्होंने नहीं पूछे हैं, उन्होंने बोला है अनइंटेंशनल थॉट्स कौन से हैं. सो वो भी आगे दो तरह के हैं एंड दीज आर माल प्रैक्टिस, जानबूझ के जो नहीं किए जाते हैं, अनइंटेंशनल, एंड नेग्लिजेंस. माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं. नेग्लिजेंस है कि एक नॉर्मल पर्सन अगर कोई गलती करता है जो कि उसके एज से रिलेटेड या उसके डेवलपमेंटल स्टेज से रिलेटेड, कोई और पर्सन वैसी गलती नहीं करेगा, दैट इज नेग्लिजेंस. लेकिन माल प्रैक्टिस इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. सो क्या है ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का मतलब है कि अगर अगर किसी प्रोफेशनल से ये गलती हो जाए, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, कोई भी प्रोफेशनल हो जिससे नेग्लिजेंस हो जाए और पेशेंट को नुकसान पहुंचे, उस केस में हम इसे माल प्रैक्टिस कहते हैं. राइट. ओके. बाकी जो है असॉल्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफमेशन, ये इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं, जानबूझ के किए जाते हैं. ठीक है. सो डिफमेशन मीन्स कि किसी के बारे में गलत फैलाना, चाहे वो आप रिटन में करो या ओरल में. सो लेबल दो तरह के हैं, ये स्लेंडर. ठीक है. सो ये दो तरह के होते हैं. एंड असॉल्ट एंड बैटरी होता है. असॉल्ट में आप धमकी देते हो कि आप पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हो, बैटरी में आप पहुंचाते हो नुकसान. एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मीन्स कि आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे हो, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट. ओके, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, या आप MSN का भी कह सकते हैं, इवन पीडियाट्रिक्स. राइट. सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें क्या होता है, थिक हो जाते हैं सारी सिक्रीशंस, सारी बॉडी में जहाँ जहाँ सिक्रीशंस हैं वो थिक हो जाएंगी. एंड इससे क्या होगा कि जहाँ पे लिक्विफाई होनी चाहिए थी वहाँ पे भी थिक हो जाएंगी एंड इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन द एंटायर सिस्टम. सो जैसे अगर रेस्पिरेटरी है, म्यूकस जम जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी. वैसे ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी अगर जो सिक्रीशंस है वो सारी थिक हो जाएंगी. ठीक है. सो इस केस में आपको बस ये बताना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो किस टाइप की इनहेरिटेंस है. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. ये आपको याद करना है. सच
ऑटोजोमल रिसेसिव, इसका रिसेसिव ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता है, ना ही ये एक्स लिंग है, ये सेक्सुअली जो सेक्सुअल क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड नहीं है, और ये नॉन मेंडेलियन भी नहीं है, और डोमिनेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो ऑटोजोमल है बट रिसेसिव है। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोजोमल प्लस रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Now next fifth question is repeated involuntarily or intentional passage of feces by the child in inappropriate places, मतलब टॉयलेट में जाके नहीं चाइल्ड पास कर रहा है, कहीं पे भी इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस पे स्टूल पास कर देता है आफ्टर द एज व्हेन द बॉवल कंट्रोल इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, मतलब वो इस एज में है कि बॉवल कंट्रोल हो जाता है, बट जानबूझ के अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, ये मेंटल हेल्थ का आपका क्वेश्चन है ना। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ MSN में भी आप ये पढ़ोगे, पीड्स में भी पढ़ोगे। सो उस केस में अगर वो जानबूझ के इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस पे फीसेस या स्टूल पास कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एनकोप्रेसिस, एनकोप्रेसिस, ठीक है। एन्यूरेसिस होता है बेड वेटिंग या यूरिन पास करना, ठीक है। मतलब अभी एज नहीं है बच्चे की कि हर जगह यूरिन पास करे, पर फिर भी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एन्यूरेसिस। नाइट स्वेट्स होते हैं कि रात को पसीने आना, ठीक है, कि घबराहट से या कोई मेडिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन की वजह से पसीने आना। एंड नाइट मेयर्स आर बुरे सपने आना, ठीक है। सो एनकोप्रेसिस इज passage of stool, intentional passage of stool at inappropriate places, and enuresis is intentional passage of urine at inappropriate places, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ intermittent claudication is a sign of, so intermittent claudication किस डिजीज में दिखती है? सो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो है वो हमें दिखती है जितनी भी हमारी आर्टीरियल डिजीजेस होती है, ठीक है। सो ये हमें किस में दिखेगी, हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें से आर्टीरियल डिजीज कौन सी है, आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज। सो किसी और में ये नहीं दिखती है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये याद रख लेना। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन आपको बेसिकली दिखेगी जब आर्टरीज जो है वो ऑक्लूड हो गई हो, ठीक है। सो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इज अ मेन फीचर ऑफ आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of assessment done to compare the client's current status to previously obtained baseline data. So ये आपका नर्सिंग रिसर्च में भी आ सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है। सो कौन सी ऐसी असेसमेंट है, आपको टाइप ऑफ असेसमेंट बताना है जिसमें प्रेजेंट स्टेटस प्लस जो पिछला है उसका कंपेयर किया जाता है, अभी का डेटा एंड पिछला डेटा कंपेयर किया जाता है। सो क्योंकि यहाँ पे सी नाउ एंड बिफोर ये बात हो रही है, इसका मतलब है कि टाइम की बात हो रही है, राइट। सो इसमें से टाइम वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, कि टाइम निकल चुका था, हमने पीछे जाकर उसको दोबारा असेस किया। सो दिस इज टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस क्या होता है कि एक कोई प्रॉब्लम ले ली, लेट्स सपोज डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट ले लिया और उनकी असेसमेंट हो रही है, दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। एमरजेंसी असेसमेंट होगी जब एमरजेंसी में आपके पास कोई पेशेंट आता है, जैसे अनकॉन्शियस है तो हम ग्लासगो कॉमा स्केल से असेस करते हैं, दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट मीन्स जो नॉर्मली एडमिशन प्रोसीजर होता है, एडमिशन हुआ है किसी पेशेंट का, उस या आप इनिशियल असेसमेंट करके डिसाइड कर रहे हो कि उस पेशेंट का एडमिशन करना है कि नहीं। सो दैट इज इनिशियल असेसमेंट, जो स्टार्टिंग के फेजेस में असेसमेंट होती है, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप इट इज क्लियर नाउ. ओके, ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन. द फुल फॉर्म ऑफ डेली, DALY, इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ. तो क्या फुल फॉर्म है? इट इज, यस, इट इज डिसएबिलिटी एडजस्टेड ईयर्स. सो अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो हम डेली करके ये क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, और डिसेबिलिटी की बाद भी उसके कितने जो लाइफ ईयर्स हैं वो हम इससे निकालते हैं. सो डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स किसकी फुल फॉर्म है? DALY की. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सो इस ESI में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं. वन लाइनर्स ऐसे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े या सिनेरियो बेस्ड एंग्लिश टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट क्योंकि इस बार UPSC जो है वो कंडक्ट करेगा तो मे बी पैटर्न चेंज हो सकता है. इसीलिए आपके ये 30 डेज रिवीजन बूट कैंप में हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर्स पे हम फोकस करते हैं. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट. ओके, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय. सो किस पार्ट का? दिस इज फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो एडम एप्पल इज फॉर्म्ड बाय. कौन फॉर्म करता है एडम्स एप्पल? यस, वेरी गुड, इट इज थायराइड कार्टिलेज. सो एडम्स एप्पल यहाँ पे यहाँ दिखता है, प्रोमिनेंट होता है स्पेशली मेल्स में. सो थायराइड कार्टिलेज जो है उससे फॉर्म होता है एडम्स एप्पल, राइट. चलिए, सो मेमोरी बेस्ड है, इसमें एक्सप्लेनेशन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक है अभी. जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन. एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे क्वेरी सेशन में आ सकते हैं एंड वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे, राइट. ओके, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं. What is a document called that authorizes the nurses to perform specific operations in certain situations or circumstances, often when the doctor is not immediately available? So ये usually जिन्होंने community सेंटर्स में लाइक PHC CHC में काम किया है वहाँ पे ये फॉलो होता है कि इन केस अगर डॉक्टर नहीं है तो वो एक डॉक्यूमेंट दे के जाते हैं जिससे जिसमें ट्रीटमेंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं, फर्स्ट एड टाइप या इमीडिएट ट्रीटमेंट मेंशन किए होते हैं. एंड नर्सेस को ऑथोराइज किया जाता है कि वो फॉलो कर लें इफ़ देयर इज द डॉक्टर इज नॉट प्रेजेंट. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. जब डॉक्टर नहीं है, अगर वहाँ पे नहीं है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ऑथोराइज कर देता है नर्सेस को कि वो भी केयर दे सकती हैं पेशेंट को? सो दैट इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ठीक है, एंड ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं इससे जो नर्सेज हैं दे कैन ऑल्सो ट्रीट द पेशेंट. ठीक है, सो ये बाकी प्रिस्क्रिप्शन डिस्चार्ज समरी ये जो है कंसेप्ट मैप ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. जो बेसिकली डॉक्यूमेंट की बात की गई है दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the below is not a function of fibrous skeleton of heart? So जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें प्लीज़ अंडरलाइन, क्योंकि आपका तो अभी पेन पेपर बेस्ड ही पेपर होने वाला है. सो एग्ज़ाम में अंडरलाइन कीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट की टर्म्स है. सो जैसे नॉट, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स लगते हैं उनको हाईलाइट करना है ताकि जब आप क्वेश्चन के बारे में सोचें देन यू हैव अ क्लियर आइडिया कि आपसे क्या पूछा गया है. सो इनमें से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? फंक्शन ऑफ फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट. सो हार्ट का फाइब्रस स्केलेटन इनमें से क्या नहीं करता है? सो हार्ट का फाइब्रस स्केलेटन क्या नहीं करता है? यस, हार्ट का जो फाइब्रस स्केलेटन है वो, मैं आपको पहले एक इमेज दिखा देती हूँ, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. ये देखो, फंक्शंस ऑफ फाइब्रस स्केलेटन. सो क्या क्या फंक्शन है? फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ हार्ट, स्पेशली द हार्ट वैल्व्स, दैट इज ऑप्शन बी. सो मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है.
करेक्ट इन सेंस कि ट्रू है, हमने ढूंढना है कौन सा गलत है। देन प्रिवेंटिंग ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेल्व्स, वो ऑप्शन सी में लिखा था, वो भी सही है, करता है। एक्टिंग एज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो कौन सा बचता है हमारे पास, ए ऑप्शन। सो जो काम फाइब्रस स्केलेटन हार्ट का नहीं करता है, दैट इज ऑप्शन ए। ये कंडक्ट नहीं करता है इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, राइट। सो एट्रिया से वेंट्रिकल्स यूजली जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, दैट इज एस ए नोड, एवी नोड्स, राइट। सो ये दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स हैं, बट जो फाइब्रस स्केलेटन है हार्ट का वो कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है। क्लियर? ओके, now moving on to the next question, which is question number 12. Okay, in a normal average infant, ये pediatrics का question है, the percentage increase in body length then that at birth at the age of 1 year. So question simply पूछ रहा है कि जो birth पे जो बॉडी लेंथ होती है, या जिसको आप हाइट कहते हो, बच्चों में लेंथ कहते हैं, सो उससे 1 साल पे कितना फर्क आता है। सो प्लीज रिमेंबर, फ्रॉम बर्थ से लेके 1 ईयर तक 50% या 50% से ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो करेक्ट आंसर इज 50%, ठीक है। सो 50% चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो बर्थ पे बच्चे की लेंथ थी उससे 50% जो है वो ज़्यादा होगी एट 1 ईयर, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 ईयर पे जो लेंथ है उससे 50% कम होगी बर्थ पे, ठीक है। बच्चे की जो लेंथ है वो बर्थ पे कम होगी। ओके, then next question, question number 13. Poor skin turgor in neonates and infants indicate. So अगर let's suppose आपके पास एक बच्चा आ रहा है and आपने उसके स्किन को, suppose ये आर्म है, आपने उसको पिंच करके देखा, ठीक है, आपने उसे पिंच किया, तो अगर ऐसे पिंच किया, आप 2 फिंगर से पिंच किया है, तो वो अगर इमीडिएटली वापस स्किन चली जाती है, दैट मीन्स द स्किन इज हाइड्रेटेड, दैट मीन्स द स्किन इज हाइड्रेटेड, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं है। लेकिन अगर स्किन को जाने में कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं, देन इट इज नोन एज पुअर स्किन टर्गर, पुअर स्किन टर्गर, राइट। सो कैसा है, ऐसे पिंच करके देखेंगे, अगर स्किन जो है इमीडिएटली वापस चली गई है, इमीडिएटली चली गई है, तो इट इज गुड हाइड्रेशन, अदरवाइज पुअर स्किन टर्गर है। एंड यूजली बच्चों के एब्डोमेन पे देखते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के एब्डोमेन पे देखते हैं। सो क्या इंडिकेट करेगा, यस इट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करता है स्किन की इंटेग्रिटी को, स्किन के टर्गर को, ठीक है। जो ये टाइट स्किन रहती है बिकॉज ऑफ वाटर, और अगर किसी बच्चे में नहीं है तो वो डिहाइड्रेशन रिप्रेजेंट करता है। हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया हमें स्किन देख के नहीं पता चल सकता, ठीक है, स्किन से नहीं पता कर सकते, इवन हाइपोटोनिया भी हम स्किन से नहीं पता कर सकते। हाइपोग्लाइसीमिया है तो आरबीएस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर। हाइपोकैल्सीमिया है तो बच्चे को हो सकता है फिट्स पड़े, या टेटनी हो जाए, अकड़ जाए बॉडी। इवन हाइपोटोनिया में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया का ऑपोजिट, कि जो टोन है बच्चे की वो कम हो जाएगी, सो बिल्कुल लिम्प होगा, ऐसे हाथ उठाएंगे तो गिर जाएगा, ठीक है, वो हाइपोटोनिया है। हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो सकता है, देयर विल बी हाइपरटोनिया, टोन बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, एंड कई बार बच्चों में देखा जाता है कि टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज है एंड उन्होंने एक कर्व्ड पैटर्न, ऐसे कर्व पोस्टरिंग कर ली है, दिस इज नोन एज पोस्टरिंग। बॉडी के एक ही पोस्टर में अगर रहते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टरिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट, अगेन ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट एच जोन ऑफ सार्कोमेयर। सो सार्कोमेयर कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए, सार्कोमेयर इज प्रेजेंट इन द मसल्स। मसल्स के स्ट्रक्चर जो है, जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको सार्कोमेयर मिलता है। सो इस केस में उन्होंने पूछा है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है एच जोन, जो सार्कोमेयर के अलग अलग जोन होते हैं, ठीक है, इसमें बैंड्स भी होते हैं, लाइंस भी होती है, थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, ये सब होता है। मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर होगा। सो सार्कोमेयर एक बार देखते हैं, फिर हम आंसर्स पे आएंगे। मतलब एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज डिवॉइड ऑफ थिक और थिन फिलामेंट्स, मीन्स एच जोन की जिसकी बात करें उसमें ना ही थिक फिलामेंट्स होते हैं ना ही थिन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इट कंटेन्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स लाइंग साइड बाय साइड, एक आसपास पड़े होते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट्स। ऑप्शन सी है इट कंटेन्स थिन फिलामेंट्स ओनली, एंड ऑप्शन डी है इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं सार्कोमेयर की, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ये डायग्राम है एक सार्कोमेयर की, जब हम देखते हैं सो सार्कोमेयर में देखो आपको जेड लाइंस मिलती हैं, आपको थिन फिलामेंट्स मिलते हैं, थिक फिलामेंट्स मिलते हैं, आई बैंड है, ए बैंड है एंड एच जोन है। सो हमसे क्वेश्चन एच जोन के बारे में पूछा गया है। सो आप खुद ही देखिए एच जोन में क्या दिखा रहा है, थिक फिलामेंट्स। सिर्फ क्या दिखा रहा है हमारे पास एच जोन में, थिक फिलामेंट्स, ठीक है। ये थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है। सो अब एच जोन में क्या है, साइड बाय साइड थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों हैं, राइट। सो अब इसकी वजह से हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो साइड बाय साइड वाला ऑप्शन था कि थिक एंड थिन फिलामेंट्स एच जोन में साइड बाय साइड पड़े होते हैं, राइट। सो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये आपको डायग्राम याद भी रहेगा, जब आप एक बार कोई इमेज देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। सो इमेज बेस्ड मेमोरी इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो थिक एंड थिन फिलामेंट्स दोनों ही एच जोन में है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। सो रेटिनल डिटैचमेंट होता क्या है, बहुत सी लेयर्स होती हैं आईज की, राइट, लेयर्स होती हैं आईज की। ये मैं बैक साइड की बात कर रही हूँ, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है। सो एक लेयर होती है रेटिना, रेटिना, ठीक है, रेटिना, ओके। सो रेटिनल डिटैचमेंट मतलब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। बेसिकली रेटिना जो है उस पे इमेज पड़ती है, लाइक अगर हम लेंस बनाएं तो रेटिना पे सारी इमेजेस जो हैं, जो भी आप देखते हो वो जाकर कन्वर्ज होती हैं रेटिना पे, वो सारी इमेजेस जाके एक इमेज बनाती है रेटिना पे, दिस इज रेटिना, ठीक है। सो ये एक इमेज बनाती हैं रेटिना पे, ओके। सो तभी हम देख पाते हैं। सो अगर ये वाली लेयर निकलनी शुरू हो जाए इट इज नोन एज रेटिनल डिटैचमेंट, एंड पेशेंट को क्या दिखना शुरू हो जाएगा, उसको फ्लैशेस दिखेंगे या फिर एकदम से फ्लोटर्स दिखेंगे, लाइट के फ्लोटर्स दिखेंगे, ठीक है। सो रेटिनल डिटैचमेंट किस वजह से होती है, सारी वजह से हो सकती है रेटिनल डिटैचमेंट, बट उन्होंने पूछा है मोस्ट कॉमन कॉज। सो द मोस्ट कॉमन कॉज इज एज रिलेटेड, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वो घिसना शुरू हो जाती है। सो डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं विद एज, एंड वो सबसे कॉमन रीजन है रेटिनल डिटैचमेंट का। सो इट इज एज रिलेटेड। किसी यंग पर्सन के चांसेस रेटिनल डिटैचमेंट के कम है एज कंपेयर टू ओल्डर पीपल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. So question number 16 is,
वॉलेंट्री रिजेक्शन, अपने आप रिजेक्ट किया है अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग को कॉन्शियस अवेयरनेस से। सो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है या साइकोलॉजी का भी आप कह सकते हैं। कोई जो पर्सन है उसके लिए कोई बुरी चीज थी, कोई बुरा इवेंट था, तो उसने जानबूझ के अपने इवेंट को कॉन्शियसली सप्रेस कर दिया ताकि उसे वो चीज याद ना रहे। ये हम बात कर रहे हैं, द टॉपिक इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है अलग अलग टाइप के। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हम क्यों यूज करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर ईगो। अगर हम ये नहीं यूज करेंगे, इट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर्स। ये यूज करना बहुत जरूरी है। दो तरह के होते हैं, मैच्योर एंड इमेच्योर। ठीक है, ईगो डिफेंस इसमें से कौन सा है? अब एक वर्ड है वॉलेंट्री, मीन्स हमने जानबूझ के किया है। किसी को भी जानबूझ के अगर आप दबाते हो, दैट इज नोन एज सप्रेशन। ठीक है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन इसमें आएगा सप्रेशन। हमने जानबूझ के दबाया है बिकॉज इट वॉज अनप्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट फीलिंग थी, कोई अनप्लेजेंट इवेंट था जो तंग कर रहा था बार बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को भी, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली इल हो, उसे बहुत तंग कर रहा था। ये वाले जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो मेंटली इल पेशेंट्स बन सकते हैं। सप्रेशन मतलब उसने जानबूझ के दबा दिए अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को। ठीक है, सिंबलाइजेशन मीन्स आप किसी को एज ए आइडल लेके चलते हो कि हमें उसकी तरह बनना है। अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरे में वो चीज़ देखते हो एंड आप उसको अपना आइडल बना लेते हो एंड आप उसी को देखकर खुश होते हो। यू सेटिस्फाई योर ईगो। ठीक है, देन सब्लिमेशन जैसे होता है उड़न, जैसे भाप बन के उड़ जाना। सब्लिमेशन में भी क्या करते हैं कि आप अपने जो अनविलिंग थॉट्स हैं उनको किसी ना किसी तरह से दूर करने की कोशिश करते हो, राइट। सब्लिमेशन में इसका मैं आपको सब्स्टिट्यूशन एंड सब्लिमेशन का एग्जांपल एक साथ बताती हूँ। पहले मतलब आप समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन हो गया जैसे कि आपने लेट्स सपोज कि हम पीएमटी, अब तो नीट आता है, पीएमटी पहले आता था। नीट का एग्ज़ाम अगर नहीं क्लियर किया है एंड यू वांटेड टू डू एमबीबीएस, नहीं क्लियर हो पाया। क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो व्हाट वी डू, हम एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। व्हाट यू डिड, आप मेडिकल का ही कोई और कोर्स कर लेते हो, लाइक पैरामेडिकल कोर्स कोई कर लेते हो, बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन द मेडिकल प्रोफेशन। वो क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? यस, मतलब कि एक चीज से दूसरे को रिप्लेस कर लेना। ठीक है, एक चीज से दूसरे को रिप्लेस कर लेना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन में क्या हम करते हैं, नेगेटिव फीलिंग जो है वो तंग कर रही है, उसको हम पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से। ठीक है, जैसे अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो डायरेक्टली किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो क्या करता है, वो बॉक्सिंग करना शुरू कर देगा, या वो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा ताकि उसका वो अग्रेशन और उसका जो गुस्सा है वो निकल जाए। ठीक है, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, दीज आर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्या है ये? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक, दो तरह के सिस्टम होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर।
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, यहाँ पे सिंपैथेटिक का पूछा है कि वॉल्स ऑफ एयरवे पे सिंपैथेटिक का क्या असर रहेगा। सो पहले मैं आपको आंसर इसका बता दूं कि जो वॉल्स हैं, जो एयरवे है, उसको क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन, सिंपैथेटिक वाला ब्रोंको डायलेट करता है। सिंपैथेटिक वाला जो है दैट इज बेसिकली फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिलैक्सेशन वाली चीजें करता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। ठीक है, सो ऐसे याद रखना है, सिंपैथेटिक वो सारी चीजें करता है जिससे कि हमारी बॉडी कोई भी प्रॉब्लम आई उससे लड़ सके। लेट्स सपोज कोई ऐसा एलर्जी या एलर्जन आ गया है, एलर्जन आ गया है जिसने ट्रिगर कर दिया है एस्थमा। ठीक है, तो एस्थमा में ट्रिगर हो गया तो क्या होगा कि ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट करने लगेंगे, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। ये किसकी वजह से है, एलर्जन की वजह से। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि एक डेंजरस सिचुएशन फेस करी है बॉडी ने, उसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, उसको ऑपोजिट, सो क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, सो जितने भी रिलैक्सिंग जो अपने आप चलते रहते हैं, हम उसके लिए कुछ लड़ना नहीं पड़ता है या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, वो पैरासिम्पैथेटिक करता है रिलैक्स वाले काम, एंड सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट वाले काम करता है। ठीक है, इसमें कंट्रैक्शंस भी कभी कभी करता है, कई बार रिलैक्सेशन, जहाँ कंट्रैक्शन की जरूरत है बॉडी को ठीक करने के लिए वहाँ कंट्रैक्ट भी करता है, और जहाँ रिलैक्सेशन की जरूरत है वहाँ रिलैक्स करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट। सो अगर दो तीन कंसेप्ट रिलेट करके या स्टेटमेंट दी हुई है उसको हम क्या कहेंगे। सो इट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब आप रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, आप रिलेट करते हैं आइडियाज़ को। आप एक थियोरी लेते हैं जो पहले से है एंड आप अपनी रिसर्च के साथ उसको रिलेट करते हैं। सो जब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं आइडियाज़ की और रिलेट करते हैं, इट इज़ नोन एज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इट इज़ नोन एज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट, when a person's blood pressure drops, so BP जो है वो फॉल कर गया है। ओके, किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, सो किडनी क्या करेगी इस टाइम पे जब बीपी जो है वो डिक्रीज हो गया है। सो किडनी जो है वो सिक्रीट करेगी रेनिन। ठीक है, किडनी सिक्रीट करेगी रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, एल्डोस्टेरॉन पाथवे। और ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर देगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर देगा, प्लस इट विल डू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। बॉडी को बाहर नहीं निकालने देगा सोडियम एंड वाटर। सो सोडियम एंड वाटर जब रिटेन होगा तो बीपी अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है अगर बीपी लो हो जाता है। ठीक है, सो देखिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज, अगर इंक्रीज करेगा तो बीपी और लो हो जाएगा, सो इट इज इनकरेक्ट। प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन, तो डायरेक्टली एल्डोस्टेरॉन नहीं किडनी प्रोड्यूस कर सकता ना, कैसे करेगा, थ्रू रेनिन। देन स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच एंटी डायूरेटिक, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक मीन्स पासिंग यूरिन, डायूरेसिस इज अ एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। ठीक है, एंटी मीन्स वो रोकेगा, सो वो यूरिन को पास होने से रोकता है, तो ये अच्छी चीज़ है, हमें एडीएच चाहिए है।
लेकिन ये कहते हैं कि स्लो कर देता है रिलीज, नहीं, तो हमें स्लो नहीं करानी है, हमें ज़्यादा रिलीज कराना है एडीएच, ताकि यूरिन आउटपुट कम हो, सोडियम वाटर रिटेंशन हो और बीपी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। इज इट क्लियर? चलो, now moving on to our last question for this session, and that is, yes, ये भी आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है। सो एन एफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। सो एफेक्टिव आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इफेक्टिव एंड मूड, ठीक है, इफेक्टिव एंड मूड डिसऑर्डर कहते हैं। सो बेसिकली ये आपके मूड पे डिपेंड करता है। वैसे डिफरेंस होता है इफेक्टिव एंड मूड के ऊपर, क्योंकि मूड जो है वो हमेशा चेंज आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे कि लेट्स सपोज आप किसी पार्टी में गए हो, पार्टी से आ रहे हो, आपका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक आपको फ़ोन आता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ डेथ हो गई है और आपको वहाँ जाना है, तो आप एकदम से अपना मूड चेंज कर लेते हो। अंदर से अलग होगा मूड, बाहर से अलग होगा। एफेक्टिव ऐसा नहीं होता है। एफेक्टिव एक बेसिकली ये मेंटल इलनेस की टाइप ही कह सकते हो, इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेंटली इतने स्टेबल नहीं हो। एज अ पेशेंट इसे चेंज नहीं कर सकता। जो बाहर फेशियल एक्सप्रेशन है, अंदर भी वही फीलिंग है। सो दैट इज इफेक्टिव। तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा इफेक्टिव डिसऑर्डर है। सो इसमें से कौन सा इफेक्टिव डिसऑर्डर होगा? वेरी गुड, इट इज बाइपोलर डिसऑर्डर्स। पोल्स क्या होते हैं? पोल्स का मतलब है एक्सट्रीम एंड्स, जैसे ये दो एंड्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट एंड एक्सट्रीम एंड्स। बाइपोलर मीन्स दो एंड्स हैं, मैंने दो एंड्स बना दिए हैं। नाउ एक्सट्रीम है, मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट जो है कई बार बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है एंड कई बार मेनिया में चला जाता है। मेनिया मीन्स इलेशन ऑफ मूड, बहुत इंक्रीज हाइटेंड मूड, बहुत खुश होना। डिप्रेशन मीन्स बिल्कुल चुप हो जाना। मेनिया में आप पेशेंट जो है वो चलता रहेगा, बहुत खुश होगा, हंसेगा। डिप्रेशन में बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल काम रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। सो ये ऑपोजिट है, एक्सट्रीमली ऑपोजिट थिंग्स है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बाय मीन्स टू, पोलर मीन्स ऑपोजिट्स, ठीक है। सो बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी डिप्रेशन होता है, कभी मेनियक एपिसोड आता है। इफेक्टिव डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूड पे कोई ज़्यादा असर नहीं आता, इसमें हेलुसिनेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी इफेक्टिव नहीं है, मूड पे कोई असर नहीं आता। सोमैटोफॉर्म में बेसिकली जो पर्सन सोचता है वो ही, जैसे अगर वो सोच रहा है कि एनजाइटी है उसको, तो उसके पेट दुखना शुरू हो जाएगा, कोई फिजिकल सिम्टम आ जाते हैं। एंड फोबिक एनजाइटी डिसऑर्डर होता है कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है, फोबिया है, उसकी वजह से एनजाइटी डिसऑर्डर आया है। तो इसमें कहीं पे भी मूड जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीज आर नॉट इफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ये हम फिर अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मूड डिसऑर्डर इज बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों बाइपोलर कहते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो विद दिस वी फिनिश आवर सेशन एंड आई रियली होप कि आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन से। अगर सीखा है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसके बारे में भी बताइए, ठीक है। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट PYQ सेशन में। उससे पहले भी एक लाइव सेशन होगा, उसमें मिलेंगे। जो मैंने एक कैलेंडर दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, सो दैट यू कैन ज्वाइन। एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे तभी मैंने बेल बनाई है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी हम लाइव आएँ या कोई भी हमारी वीडियो अपलोड होती है, रिवीजन टेस्ट है या कुछ भी है, आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।